पूछा, दिमीशा कहाँ है? रूही ने कहा, मीशा को उसके स्कूल का फ्रेंड मिल गया था तो उसी के साथ कुछ देर के लिए रुक गई। इश्की बोली, अच्छा, लेकिन आप दोनों इतने दुखी दिख रहे हो? इश्की की इस बात पर मिहिर ने कहा, वो इसलिए क्योंकि डीआई का वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड इन्हें इनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर चीट कर रहा था। ये सुनते ही इश्की हैरानी से बोली, क्या? लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? रूही ने कहा, कर सकते हैं इश्की, ये दुनिया बहुत मतलबी है। वो सिर्फ मेरे नाम की वजह से मेरे साथ था, क्योंकि मेरे नाम के पीछे सिंघानियां हैं। इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, पर दी आपकी दोस्त, वो तो आपकी बचपन की दोस्त थी ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है? रूही ने कहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे क्या पता था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही मुझसे जलती है और मेरे पीछे ये सब चल रहा है। उस रात को जब मैं आई थी, तभी मुझे पता चला था। इश्की ने समझाते हुए कहा, दी, अब आप इन लोगों के बारे में सोचकर दुखी मत हो। ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। देखना, बहुत जल्द आपस में ही लड़कर अलग हो जाएंगे और एक दिन इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने क्या खोया है। इश्की की ये बात सुनकर रूही ने कहा, मैंने अब ये सोचना छोड़ दिया है इश्की। वैसे मिहिर, तुम मीशा को कॉल करके पूछो कहाँ है वो और कब तक आएगी। ये सुनकर मिहिर मीशा को कॉल करने लगा, लेकिन मीशा ने कॉल नहीं उठाया तो मिहिर ने कहा, मुझे ना इस लड़की का सीन समझ में नहीं आता है, अब कॉल भी नहीं उठा रही। रूही बोली, किसी दिन ये लड़की हमें बुरी तरह से फंसा देगी। अर्नव उस रूम के अंदर आते हुए बोला, क्या बात है, आज तो पूरी मडली यहाँ बैठी हुई है, लेकिन इस मडली की सरदार कहाँ है? मिहिर ने कहा, डैड, वो अपने दोस्त के साथ गई थी और अब फोन भी नहीं उठा रही। प्लीज मॉम को संभाल लीजिएगा। अर्नव ने कहा, क्या मतलब फोन नहीं उठा रही? आने दो, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। हर वक्त मुझे ही पिटवाने में लगी रहती है। जब कोमल को पता चलेगा कि इतनी रात तक गायब है, तो वो मेरे ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाएगी, ये कहकर कि मैंने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। अर्नव की बात सुनकर रूही बोली, तो इसमें गलत क्या है? आपने उसे सर चढ़ा रखा है। अर्नव जी ने कहा, हाँ बोल लो, तुम भी मुझे ही बोल लो। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। इश्की रूम में गई और राजवीर के ऊपर चढ़कर सो गई। ये देख राजवीर मुस्कुराने लगा और फिर उसका सिर सहलाने लगा। थोड़ी देर में दोनों ही सो गए। कहाँ चली गई थी मिशा यूं अचानक? क्या इश्की पता लगा पाएगी मिशा का, या राजवीर करेगा इसमें इश्की की कोई हेल्प? नेक्स्ट डे इश्की रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि घर के सभी लोग साथ बैठे हुए थे, लेकिन उसे मिशा कहीं नहीं दिखी। इसलिए उसने रूही के पास जाकर पूछा, दी मीशा कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं थी। ये सुनकर रूही बोली, ये लड़की पागल है, उसने आधी रात को मुझे मैसेज किया था कि वो घर नहीं आ रही है और मैं घर में सभी को संभाल लूं। ये सुनकर पर इश्की ने कहा, लेकिन मीशा ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूही बोली, तुम चिंता मत करो इश्की, वो ठीक होगी। अच्छा तुम जाओ, जल्दी अपना कॉलेज बैग ले आओ, आज हमें कॉलेज जल्दी जाना है। आज हमारा प्ले है ना? ये सुन इश्की ने कहा, हाँ, मुझे पता है दी, मैं बस यहाँ सबसे कुछ पूछने आई थी। इश्की ने बाकी सब लोगों की तरफ देखकर आगे बोली, आज हमारे कॉलेज में प्ले है, तो आप सब में से कौन कौन आ रहा है प्ले देखने? तभी अर्नव जी ने बोले, ये भी कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ और मुझे तो लगता है कि हम सभी आ रहे हैं। इश्की ने खुश होते हुए कहा, तो फिर ठीक है। इतना बोलकर इश्की अपने रूम में चली गई। इश्की बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वो रूम में गई और अपने कपड़े लेकर जैसे ही मुद्दी राजवीर से टकरा गई, जिससे दोनों बेड पर गिर गए। इस वक्त राजवीर ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। उसकी मस्कुलर बॉडी काफी अच्छी लग रही थी। इश्की राजवीर के ऊपर थी और राजवीर इश्की में खोया हुआ था। इश्की को जैसे ही होश आया, वो तुरंत राजवीर के ऊपर से उठ गई और घबराते हुए बोली, ऐसे भला कोई बिना कपड़ों के घूमता है क्या? राजवीर ने पहले एक नजर खुद को देखा और फिर इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, मैं किस एंगल से तुम्हें बिना कपड़ों के दिख रहा हूँ? मैंने सिर्फ अपनी शर्ट नहीं पहनी है, और वैसे भी ये मेरा रूम है, इसमें मैं कपड़ों के साथ घूमूं या बिना कपड़ों के, मेरी मर्जी। ये सुन इश्की ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है,
आपसे तो बहस करना ही बेकार है। वैसे आज मेरे कॉलेज में रामायण का प्ले है। मैं उसमें माता सीता का रोल कर रही हूँ। क्या आप देखने आएंगे? इश्क की मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगी तो राजवीर उसके पास आकर उसके गले को छूते हुए बहुत प्यार से बोला, मैं जरूर आता, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। इनफैक्ट मैं अभी कुछ देर में निकल रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही इश्की बहुत सैड हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे राजवीर की आदत सी हो गई थी। इश्की राजवीर के बिना रहना अब इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसने राजवीर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी ये नहीं पता था कि ये कैसे जज्बात है जो उसके अंदर पनप रहे हैं। इश्की को सैड देखकर राजवीर ने उसके फॉरहेड पर किस किया और कहा, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है? मैं रोज तुमसे बात करूंगा। इस पर इश्की बोली, ठीक है, आप कब तक निकल रहे? राजवीर ने कहा, बस अभी। ये बोलते हुए राजवीर ने शर्ट पहन ली। तो वहीं इश्की भी अपना कॉलेज बैग लेकर बोली, ठीक है, फिर मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। इश्की जाने को हुई ही थी कि तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और इश्की को कसकर गले लगा लिया। राजवीर के इस एक्शन से इश्की शॉक्ड थी। आज पहली बार राजवीर ने इश्की को गले लगाया था। उसके इस एक्शन से इश्की के दिल को कुछ आराम मिला। उसने भी राजवीर को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद राजवीर इश्की से दूर हुआ और फिर से उसके सिर पर किस करते हुए बोला, अपना ध्यान रखना। ये सुन इश्की स्माइल करते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद सभी कॉलेज पहुंच चुके थे। रूही ने सभी को देखकर जल्दी से रेडी होने को कहा। तभी इश्की बोली, मैं कब से मिशा को कॉल कर रही हूं, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मिहिर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो इश्की, मैंने अपने फ्रेंड से उसका नंबर ट्रैक करने के लिए बोल दिया है। बहुत जल्दी उसका पता चल जाएगा। वो बिल्कुल ठीक होगी। जब उसका पता चलेगा तो तुम खुद जाकर और उसका कान पकड़कर ले आना। मिहिर की बात सुन रूही बोली, पता नहीं क्यों मिहिर, अब तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मिहिर ने एक बार फिर से समझाते हुए रूही और इश्की को समझाते हुए कहा, दी आप बिल्कुल चिंता मत करें। आप बस प्ले पर फोकस रखें। ये बस कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। मिहिर इश्की को देखते हुए बोला, और तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। इश्की जल्दी से रेडी होने चली गई और रूही सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगी। कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने कॉलेज आए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी टेंस भरा था। मिहिर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मिहिर, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया है। तुम्हारा पार्ट आने वाला है। जाओ, जाकर चेंज कर लो। मिहिर बोला, दी मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने जिसको मिशा का नंबर ट्रैक करने को कहा था, उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया था। लेकिन जब मेरे लोग वहां गए तो देखा कि मिशा वहां थी ही नहीं। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए। अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर रहे थे तभी इश्की अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखकर मिहिर बोला, इश्की, क्या तुम भाई से मिशा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर भाई ये करे तो मिशा का पता कुछ माइन में ही चल जाएगा। इश्की बोली, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। रूही बोली, मिहिर, तुम जाकर रेडी हो जाओ। पहले प्ले कंप्लीट करते हैं। तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। इश्की बोली, हाँ डी, आप ठीक कह रही हो। मिहिर रेडी होने चला गया। इश्की और रूही ने इशारे से अर्नव को अपने पास बुलाया। अर्नव उनके पास आकर बोला, क्या बात है, मुझे ऐसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड, मिशा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्नव हैरान होते हुए बोला, व्हाट? वो अभी तक घर नहीं आई है? रूही बोली, डैड घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया। अर्नव बोला, ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो। उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर अर्नव वहां से चला गया। वहीं इश्की और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। क्या रंग लाएंगे राजवीर और इश्की के दिल में उमड़ रहे इमोशन? कहाँ गायब हो गई है मिशा? कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने कॉलेज आए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे।
लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी टेंशन से भरा हुआ था। मिहिर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मिहिर, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। तुम्हारा पार्ट आने वाला है। जाओ जाकर चेंज कर लो। तो मिहिर ने परेशान से होकर कहा, बोला, दी मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने जिसको मिशा का नंबर ट्रैक करने को कहा था, उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया था, लेकिन जब मेरे लोग वहां गए तो देखा कि मिशा वहां थी ही नहीं। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए। अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी इश्की अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखते ही मिहिर ने उससे पूछा, इश्की, क्या तुम भाई से मिशा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर भाई ये करें तो मिशा का पता कुछ ही मिनट में चल जाएगा। इश्की बोली, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। ये सुन रूही ने मिहिर से कहा, मिहिर, तुम जाकर रेडी हो जाओ। पहले प्ले कंप्लीट करते हैं। तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। तभी इश्की ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ डी, आप ठीक कह रही हो। मिहिर भी हाँ में सिर हिलाते हुए रेडी होने चला गया। वहीं इश्की और रूही ने इशारे से अर्नव को अपने पास बुलाया और अर्नव ने आते ही पूछा, क्या बात है, मुझे ऐसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड, मिशा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्नव ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? वो अभी तक घर नहीं आई है? रूही ने परेशान सी होकर जवाब दिया, डैड घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया। अर्नव ने उन दोनों की तरफ देखकर समझाते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। मैं जाकर पता करता हूं। ये बोलकर अर्नव वहां से चला गया। वहीं इश्की और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। दूसरी तरफ अर्नव ने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और मिशा को ढूंढने को कहा, क्योंकि अब उन्हें भी डर लगने लगा था। मिशा ने कभी भी बिना बताए कुछ नहीं किया था। मिशा अपने पूरे घर में अर्नव के क्लोज थी। वो दोनों फादर डॉटर की तरह कम और बेस्ट फ्रेंड की तरह ज्यादा रहते थे। इसलिए मिशा अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी और कभी भी कुछ भी गट ढबदान होने पर सबसे पहले उनसे ही हेल्प लेती थी। आज ये पहली बार था जब मिशा ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया था। ये सोचकर अर्नव भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। उधर प्ले खत्म हुआ और सभी लोग प्ले की तारीफ करने लगे। सभी लोग आकर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद इश्की, रूही और मिहिर तीनों अर्नव के पास जा पहुंचे और उन्होंने उसे पूछा, डैड, कुछ पता चला? इस पर अर्नव बोला, मैंने निशांत को बोला है पता करने के लिए, वो बस कुछ देर में बता देगा। सभी बहुत परेशान थे। तभी अर्नव के फोन पर निशांत का कॉल आया। अर्नव ने कॉल रिसीव किया तो निशांत बोला, अर्नव, मैंने पता किया है कि मीशा कल रात क्लब गई थी, उसका फोन हमें वहीं मिला। वो कल रात वहीं थी, उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज गायब है। लेकिन हमने एक स्टाफ को पकड़ा है, जिसने मीशा को किसी लड़के के साथ जाते देखा। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। हम उस लड़के का स्केच बनवा रहे हैं, शायद तुम उसे पहचान लो। ये सारी बात सुनने के बाद अर्नव को टेंशन और भी बढ़ गई, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, ठीक है, हम आ रहे हैं। अर्नव ने जल्दी से कॉल कट कर दी। बाकी सबने भी अर्नव के एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था। तभी इश्की ने अर्नव को देखकर पूछा, क्या हुआ अंकल, मिशा का कुछ पता चला? अर्नव बोला, निशांत ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, उसे कुछ बातें पता चली हैं, चलो चलते हैं। चारों जा ही रहे थे कि तभी वहां पर कोमल जी आ गई और उन्होंने उन सबकी शक्लें देखकर पूछा, क्या हुआ? आप सब लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? और ये मिशा कहाँ है? मैं जब से कॉलेज आई हूँ उसे ही ढूंढ रही हूँ, पर वो मिल ही नहीं रही है और वो कल से घर भी नहीं आई है। कोमल की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि कोमल को अब क्या जवाब दे। तभी अर्नव ने उसे देखते हुए कहा, मीशा का कुछ पता नहीं चल रहा है। हम सब उसी का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन घिसक गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी मिहिर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें समझाते हुए बोला, मॉम, प्लीज संभालिए अपने आप को। मीशा को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कोमल की ये हालत देखकर अर्नव उनकी आंखों में देखकर भरोसा दिलाते हुए बोला, कोमल, मिशा मेरी भी बेटी है, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगा। तुम बस हिम्मत मत हारो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोमल ने उनकी तरफ आंसू भरे आंखों से देखा और फिर वहां से चली गई। पुलिस स्टेशन
सभी लोग जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तभी निशांत ने सभी को एक स्केच दिखाते हुए पूछा, क्या तुम लोग इस लड़के को जानते हो कि ये कौन है? इस पर रूही बोली, हाँ, ये मिशा का वही फ्रेंड है जिसके साथ मिशा क्लब में रुक गई थी। तो निशांत ने कहा, हमें वहां पूछताछ से पता चला है कि ये लड़का वहां अकेला नहीं था। उसके साथ 4 और लड़के थे, लेकिन किसी को भी उनका चेहरा याद नहीं है। फिर निशांत आगे बोला, हमने इस लड़के के बारे में पता लगाया है। इस लड़के का नाम ध्रुव है और ये यहाँ के एमपी का बेटा है। ये सुनते ही अर्णव बोला, चाहे एमपी का बेटा हो या सीएम का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मिशा का पता लगाओ। तुम ये बात तो अच्छे से जानते ही हो कि अगर राजवीर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा। इस पर निशांत बोला, हमने अपनी पूरी टीम इस केस पर लगा दी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार राजवीर से बात कर लेनी चाहिए। ये एक लड़की का मैटर है और ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया है, पता नहीं अब तक क्या कुछ नहीं हो गया होगा उसके साथ। ये बात सुनते ही इश्की घबराते हुए बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मिशा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है। आप बस जल्दी से उसे ढूंढ निकालिए। इश्की की बात सुनकर निशांत ने कहा, मैं समझ सकता हूं अभी आप सब पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। आज भी न्यूज आती रहती है लड़कियों के साथ गलत होने की, और मैं तो उस आंकड़े की बात कर रहा हूं जो रिपोर्ट होती है। न जाने कितने ही ऐसे केस होंगे जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते। निशांत की ऐसी बातें सुनकर इश्की डर गई और बाहर जाकर हडअब्दी में राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल लग ही नहीं रहा था। इश्की ने बार बार ट्राई किया, लेकिन आखिर में उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक दिया, जिससे फोन के टुकड़े हो गए। तभी रूही इश्की के पास आई और बोली, इश्की, प्लीज संभालो अपने आप को। मिशा बिल्कुल ठीक होगी। तो इश्की खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रुआंसी आवाज में बोली, दी, आपने निशांत अंकल की बातें नहीं सुनी। वो क्या कह रहे थे? ऊपर से राजवीर का कॉल भी नहीं लग रहा। क्या फायदा इतने बड़े आदमी होने का जब आप अपनों को ना बचा पाए? क्या फायदा इतना बड़ा नाम होने का जब वो नाम अपनों की हिफाजत ही ना कर पाए? इस पर रूही इश्की को हिम्मत देते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है इश्की, बल्कि आज तक हम में से किसी ने भी कभी किसी को ये नहीं बताया है कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, क्योंकि हमें अपना नाम बनाना था। अगर किसी को ये पता चलता कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, तो सभी हमें हमारी काबिलियत से नहीं, बल्कि हमारे नाम से जज करते। पर आज लग रहा है कि काश हमने सभी को बता दिया होता, तो आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तभी इश्की घबराते हुए बोली, दी, अब हम क्या करें? पता नहीं मिशा किस हाल में होगी। ये लोग कब तक उसका पता लगाएंगे? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम सही कह रही हो इश्की, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर भाई होते तो शायद कुछ हो पाता। आखिर कहाँ गायब हो गई है मिशा? क्या होने वाला है उसके साथ कुछ गलत? और कहाँ गायब है राजवीर? पूरे पूरे शहर की पुलिस इस वक्त मिशा को ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को कहीं से ध्रुव का पता चला। पुलिस ने ये बात मिशा की फैमिली को भी बता दी, तो अर्णव ने निशांत को देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निशांत उसकी बात मान गया तो इश्की, मिहिर और रूही भी बोल पड़ डीढ़े, हम भी जाएंगे डैड, प्लीज अंकल, हमें भी अपने साथ ले चलिए। ये सुनकर निशांत बोला, नहीं बेटा, वहां पर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम सब वहां नहीं जा सकते। ये सुनकर मिहिर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंकल, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज हमें ले चलिए। मिहिर के रिक्वेस्ट करने पर निशांत मान गया, पर वार्निंग देते हुए बोला, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम सबकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह चले गए। वो जगह शहर के कुछ दूर जंगल में थी। सभी लोगों ने जंगल से कुछ दूरी पर ही अपनी गाड़ी रोक दी और निशांत ने गाड़ी से बाहर आकर कहा, यहाँ से हमें पैदल ही जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी चौकन्ना नहीं कर सकते, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। इस पर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन इश्की, रूही और मिहिर को कार में ही रुकने को कहा गया। जब सभी लोग उस घर के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास बहुत से गुंडे मौजूद थे, जो घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पुलिस एक एक करके उन सभी गुंडों को बेहोश करने लगी और फिर आराम से घर के अंदर चली गई। उधर कार में इश्की, रूही और मिहिर से बैठा नहीं जा रहा था।
उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो भी कार से निकलकर उनके पीछे चले गए। घर के पास आकर उन लोगों ने देखा कि सभी गुंडे बेहोश थे, इसलिए वो भी घर के अंदर जाने लगे। लेकिन अंदर जाने के लिए उन तीनों ने पीछे का रास्ता चुना, जिससे वो पुलिस की नजरों से बच सकें। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो एक रूम के अंदर उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज आई। जैसे ही ये आवाज तीनों के कान में पड़ी, उन लोगों ने उस आवाज को पहचान लिया और हैरानी से उनकी आंखें बड्डी हो गईं। उन तीनों के मुंह से एक साथ एक ही नाम निकला, मीशा। उन तीनों के दिल में दर्द पैदा करने के लिए उसकी आवाज ही काफी थी, क्योंकि इस आवाज से ही समझ आ रहा था कि मीशा इस वक्त कितने दर्द में होगी और अब तक कितना कुछ सह चुकी होगी। वहीं पुलिस भी घर के अंदर आ चुकी थी। निशांत और अर्नव के कानों में भी वही आवाज सुनाई दी। उन सभी ने उस रूम की तरफ देखा जहां पर उन्हें इश्की, रूही और मिहिर दिखे। निशांत जल्दी से ऊपर आया और तीनों को साइड कर दिया। रूम से आती आवाज दर्द भरी थी, जिसे सुनकर इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे। निशांत ने सभी को अलर्ट किया और एक झटके में दरवाजा तोड़ ढा दिया और अंदर का नजारा उन सभी की आंखें नम करने के लिए काफी था। अंदर मिशा बिना कपड़ों के बेड पर बेजान सी पड़ी थी और उसके आसपास करीब 4 लड़के मौजूद थे और 2 लड़के आराम से सोफे पर बैठे हुए बियर पी रहे थे। वो चारों लड़के मिशा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने पुलिस को गेट पर देखा, सभी वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वहीं इश्की और रूही मिशा की हालत देखकर भागते हुए उसके पास आए और उन्होंने वहां पड़े ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। उन्होंने जल्दी से मिशा को अपने गले से लगा लिया। जब अर्नव ने मिशा की ये हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिशा इश्की और रूही के लगे लगकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बेहोश हो गई। तभी मिहिर ने घबराते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर मिहिर ने मिशा को गोद में उठा लिया और उसे लेकर भागते हुए उस घर से बाहर आ गया। इस वक्त उसकी भी आंखें नम थीं। उसने कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि उसकी सबसे कूल बहन के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी अर्नव मिहिर के पास आकर बोला, मिहिर, मिशा को जल्दी से घर लेकर चलो, डॉक्टर्स वहीं आ रहे हैं। इस पर मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया और मिशा को इश्की और रूही के साथ बिठाकर खुद कार ड्राइव करने लगा। मिहिर कार बहुत तेज ड्राइव कर रहा था और पीछे मिशा बेहोशी में भी दर्द से कराह रही थी, जिसे देख सभी की आंखें नम थीं। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, एक बार फिर से मिहिर ने मिशा को गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ चला गया। वहीं घर के अंदर कोमल परेशान सी होकर इधर उधर टहल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिहिर को अंदर आते हुए देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर अगले ही पल उनके कदम वहीं ठहर गए, क्योंकि उनकी नजर मिहिर के गोद में लेटी हुई मिशा पर गई। उसकी हालत ये बताने के लिए काफी थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कितने दर्द में होगी। मिशा की ये हालत देखकर घर के सभी सर्वेंट भी शॉक्ड हो गए। इस वक्त सभी की आंखें भी नम थीं। कोमल जी बुत बनी एक ही जगह पर खड़ी थी कि तभी उनकी नजर अर्नव पर गई और वो उनके पास आकर घबराकर रोते हुए पूछने लगी, ये मिशा, मिशा को क्या हुआ है? आपने मुझसे वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर आपके रहते मेरी मिशा को क्या हो गया? कोमल जी की बात का जवाब दिए बिना ही अर्नव मिशा के रूम की तरफ बढ़ गए और कोमल भी भागकर मिशा के पास आ गई। तभी बहुत से डॉक्टर्स मिशा के रूम के अंदर आए और वो उसकी हालत देखकर समझ गए कि किसी ने उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर्स ने सभी को बाहर जाने को कहा तो इश्की उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज डॉक्टर, मैं मीशा के पास ही रहना चाहती हूँ। इश्की को रोकने की परमिशन देते हुए डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। पूरी ट्रीटमेंट के दौरान इश्की ने मिशा का हाथ पकड़ रखा था। उसके शरीर के निशान देख उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक लेडी डॉक्टर इश्की से बोली, बेटा ऐसे कमजोर नहीं पड़ते हैं, अभी तो तुम्हें इसे भी संभालना होगा। तुम खुद ऐसे टूट जाओगी तो इसे कौन संभालेगा? ये बोलकर उस लेडी डॉक्टर ने इश्की के सिर पर हाथ फेर दिया और फिर उसे मिशा की कंडीशन बताते हुए कहा, ये कुछ देर बेहोश ही रहेगी और जब इसे होश आएगा तो इसे पैनिक अटैक भी आ सकता है, तो इसका खास ख्याल रखना और इसे संभाल लेना। ये बोल डॉक्टर्स बाहर आ गए। वो लेडी डॉक्टर बाहर आई और उन सभी को देखकर बोली, मिशा के शरीर पर बहुत से चोटों के निशान हैं। उसके साथ ये दरिंदगी पता नहीं कितनी बार और कितनों ने की है। ये सारी बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा,
लेकिन अभी आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी और उस बच्ची को भी आप सभी को ही संभालना होगा। इसलिए आप सभी को उसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बोलकर डॉक्टर्स वहां से चले गए। वहीं अंदर रूम में इश्की मिशा का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। तभी उसे मिशा की फुसफुसाने की आवाज आई। वो अपना कान उसके मुंह के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि मिशा क्या कहना चाहती है। तभी मिशा ने बेहोशी की हालत में गिद्दाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम नहीं जानते मेरे भाई को। वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं और तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। छोड़ दो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। मिशा के मुंह से ये सब सुनकर इश्की को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस भाई के बारे में मिशा बड़बड़ाकर बोल रही थी, उसे तो शायद मिशा की इस हालत का अंदाजा भी नहीं था। तभी इश्की ने अपने मन में कहा, एक बहन को अपने भाई से इतनी उम्मीद है कि वो उसे हर एक मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, पर यहाँ जब तुम्हें उस भाई की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ है ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मिशा, राजवीर उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे हर एक दर्द का बदला लेंगे। ये बोलकर इश्की मिशा के रूम से बाहर आ गई और रूही को मिशा के पास जाने को कह दिया। फिर इश्की अपने रूम में जाकर मिहिर के फोन से समर को कॉल लगाने लगी। समर ने भी 2-3 बार कॉल रिसीव नहीं किया, पर इश्की बार बार ट्राई करती रही और काफी देर बाद समर ने कॉल पिक कर लिया। क्या राजवीर लेगा मिशा के साथ हुई इस अनहोनी का बदला, या परिवार से जुड़ी नफरत रोक देगी राजवीर को भाई का फर्ज निभाने से? और क्या मोड़ लाएगी मिशा की जिंदगी? इश्की अपने रूम में जाकर मिहिर के फोन से समर को कॉल लगाने लगी। समर ने भी 2-3 बार में कॉल रिसीव नहीं किया, पर इश्की बार बार ट्राई करती रही और काफी देर बाद समर ने कॉल पिक कर लिया। समर के कॉल पिक करते ही इश्की ने बोली, समर, राजवीर कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। इश्की की बात सुनकर समर ने कहा, माम, सर अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। इस पर इश्की स्ट्रिक्ट टोन में बोली, आई डोंट केयर, तुम अभी के अभी मेरी उनसे बात करवाओ। आखिर में इश्की को समर की बात माननी पड़ी और वो मीटिंग रूम में चला गया, जहां राजवीर इस वक्त मीटिंग ले रहा था। समर राजवीर के बगल में जाकर धीरे से उससे बोला, सर, इश्की माँ आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैंने कहा कि आप बिजी हैं, पर वो नहीं मानी। ये सुनकर राजवीर मीटिंग रूम से बाहर जाने को बोलकर समर के हाथ से फोन लेकर बाहर की ओर चला गया। बाहर जाते ही उसने कहा, हेलो। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी, वो अपने आंसुओं रोक नहीं पाई और रोते हुए बोली, राजवीर, राजवीर आप प्लीज वापस आ जाइए। इश्की के रोने की आवाज सुनकर राजवीर को उसकी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। उसने इश्की को शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ है इश्की? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। इस पर इश्की बोली, आप प्लीज जल्दी से वापस आ जाइए। राजवीर ने और कोई भी सवाल किया बिना कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो। मैं अभी निकल निकल रहा हूं यहां से, बस तुम रोना बंद करो। उसके बाद राजवीर ने इश्की का कॉल कट किया और समर से बोला, जल्दी से जेट रेडी करवाओ। तो समर ने हैरान होते हुए कहा, बट सर, अभी आपकी बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है। राजवीर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, तो उन मीटिंग्स को कैंसिल कर दो। मेरे लिए इश्की से बहकर कुछ भी नहीं है। ये सुन समर ने जवाब दिया, ठीक है सर, मैं जेट रेडी करवाता हूं। दूसरी तरफ इश्की अपने रूम में बैठी हुई रो रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने उठकर अपना फेस वॉश किया और मिशा के पास चली गई। उसने देखा कि मिशा को होश आ गया था और वो कोमल के गले लगकर बैठी हुई थी। वो ना कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। सभी मिशा को खिलाने की कोशिश में लगे थे। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो बस एक चुपचाप बैठी हुई थी। इश्की मिशा के पास गई और उसे खिलाने का ट्राई करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे ऐसे देखकर सभी की आंखें नम थीं। मिशा की ये हालत देखकर दादी बोली, ये सब क्या हो गया हमारे घर में? मेरी फूल सी हंसती खेलती बच्ची को किसकी नजर लग गई? दादी जी की बात सुनकर कोमल बोली, जरूर, मिशा को मेरे ही पापों की सजा मिली है माँ। कोमल ये बोलकर फुट फुट कर रोने लगी। तभी अर्णव उनके पास गए और उन्हें मिशा के सामने से दूर ले गए। तभी रूही दादी को देखते हुए बोली, दादी, आप भी जाइए, हम हैं ना मिशा के साथ, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो मिहिर दादी जी को अपने साथ लेकर चला गया।
रूही और इश्की एक बार फिर से मीशा को खिलाने का ट्राई करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दोनों मीशा के पास बैठे हुए थे और बैठे-बैठे ही उन्हें नींद आ गई। रात में बार-बार मीशा नींद में चिल्लाकर उठ जाती, तो इश्की और रूही बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा सुलाते। सुबह का वक्त इश्की उठकर फ्रेश होने के लिए अपने रूम में आई और राजवीर का वेट करने लगी।